हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो देखते हैं कि आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है कि किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन, नाम याद रखना है, क्या नाम है? पेरुमल मुरुगन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के लिए। तो किस भाषा के लेखक हैं पेरुमल मुरुगन, जिनको वर्ष 2023 का जेसीबी अवार्ड दिया गया है? क्या है? जेसीबी अवार्ड। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो है कि पेरुमल मुरुगन को कौन सा अवार्ड मिला है? जेसीबी अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड? जेसीबी अवार्ड, याद रखना है। और ये किस भाषा के लेखक हैं? आखिर किसी ना किसी भाषा के लेखक होंगे, किसी ना किसी भाषा में वो कुछ लिखे होंगे, कुछ विशिष्ट कार्य किए होंगे, जिनके कारण उनको क्या मिला है? तो जेसीबी अवार्ड मिला है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जेसीबी अवार्ड दिया किस क्षेत्र में जाता है। तो देखिए, जेसीबी अवार्ड जो है आपका, ये भारतीय लेखक को दिया जाता है। उपन्यास यानी साहित्य लेखन में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार, यानी जेसीबी अवार्ड जो है वो भारतीय लेखक को दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो उपन्यास यानी साहित्य लेखन के क्षेत्र में जब वो कोई अच्छा कार्य करता है, विशिष्ट कार्य करता है, तो इसीलिए उनको क्या किया जाता है? जेसीबी पुरस्कार दिया जाता है, जेसीबी अवार्ड दिया जाता है। तो हो सकता है प्रश्न पूछा जा सकता है कि जेसीबी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कहेंगे उपन्यास लेखन यानी साहित्य लेखन में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि जेसीबी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि पेरुमल मुरुगन ने कोई ना कोई वैसा उपन्यास लिखे होंगे जिनके कारण उनको क्या मिला है? तो जेसीबी अवार्ड मिला है। तो याद रखना है कि ये जो हैं किस भाषा के लेखक हैं? तो तमिल भाषा के लेखक हैं पेरुमल मुरुगन, जिनको 2023 का जेसीबी अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने एक उपन्यास लिखे हैं। क्या लिखे हैं? उपन्यास लिखे हैं, फायर बर्ड, याद रखना है। तो इसीलिए इनको क्या मिला? तो जेसीबी अवार्ड 2023 मिला। तो यह भी पूछा जा सकता है कि किस उपन्यास के लिए उनको मिला? तो फायर बर्ड के लिए तमिल, कौन भाषा? तमिल भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन को वर्ष 2023 का कौन सा अवार्ड मिला है? तो जेसीबी अवार्ड 2023 का मिला है। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एमी अवार्ड, क्या है? एमी अवार्ड ये एक अवार्ड है, जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? देखिए, एमी अवार्ड जीतने वाली जो है प्रथम भारतीय महिला की बात की जा रही है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि आखिर ये एमी अवार्ड है क्या, किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो एमी अवार्ड जो है आपका, ये टेलीविजन, टीवी जिसको कहते हैं, और उभरते मीडिया प्रदर्शन में, चाहे वो टेलीविजन के क्षेत्र में हो या मीडिया के क्षेत्र में हो, उत्कृष्टता के लिए, अच्छे कार्य के लिए, ठीक है, दिया जाने वाला क्या है? ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो एमी अवार्ड जो है आपका, वो टेलीविजन और उभरते मीडिया प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, तो ये एमी अवार्ड क्या है? टेलीविजन या मीडिया के क्षेत्र में दिया जाने वाला क्या है? उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है ये दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो आखिर कौन भारतीय महिला है, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने टेलीविजन और उभरते मीडिया क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है? तो वो है एकता कपूर। कौन है? एकता कपूर है। तो एकता कपूर को जो है 2023 में क्या मिला है? एमी अवार्ड मिला है। क्या मिला है? 2023 में एमी अवार्ड मिला है। चूंकि ये एकता कपूर जो है आप जानते हैं अच्छी तरह, ये टेलीविजन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो टेलीविजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको क्या मिला है? एमी अवार्ड मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि किस आयरिश लेखक, आयरिश का मतलब हुआ आयरलैंड का, कहां का? आयरलैंड का। आयरलैंड के निवासी को हम लोग आयरिश कहते हैं। कहां के निवासी को? तो आयरलैंड के निवासी को हम लोग कहते हैं आयरिश कहते हैं। ठीक है, तो किस आयरलैंड के निवासी, यानी जो कहां के लेखक हो? आयरलैंड के हो, तो किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर, उन्होंने एक उपन्यास लिखा है जिनका नाम है पैगंबर सॉन्ग। क्या है? पैगंबर सॉन्ग। तो वही पूछा जा रहा है कि किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है? तो बुकर पुरस्कार 2023, बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार 2023 में जो दिया गया था या जिसने जीता वो कौन है? तो आयरलैंड के एक लेखक हैं,
वही आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर आयरलैंड के कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि बुकर पुरस्कार दिया किस क्षेत्र में जाता है। हालांकि यहीं से पता चल रहा है कि उपन्यास के क्षेत्र में इनको मिला है बुकर पुरस्कार, और उस उपन्यास का क्या नाम है, तो पैगंबर सॉन्ग। तो याद रखना है कि बुकर पुरस्कार जो है वो उपन्यास यानी साहित्य लेखन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार है, विश्व का ये पुरस्कार है। ठीक है, और वो दिया किनको गया है, तो एक आयरिश लेखक को जिन्होंने क्या लिखा, पैगंबर सॉन्ग। तो याद रखना है कि बुकर पुरस्कार विश्व का अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार है, यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और ये किनको दिया गया, तो पॉल लिंच को दिया गया है। किनको दिया गया है, पॉल लिंच को दिया गया है, जो कहाँ के लेखक हैं, तो ये आयरलैंड के लेखक हैं। और किस उपन्यास के लिए दिया गया, तो पैगंबर सॉन्ग के लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया। क्लियर है, इसमें 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है कि किस सुंदरी ने 72वीं, याद रखना है, किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। यानी 2023 में मिस यूनिवर्स की जो प्रतियोगिता हुई थी, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता, तो उसका खिताब कौन जीती। तो याद रखना है कि ये निकारागुआ की है। कहाँ की है, निकारागुआ की, जिसका नाम है सेनिस प्लासियोस। कहाँ की है, निकारागुआ की। यानी ये सुंदरी जो है सेनिस प्लासियोस है, और ये कहाँ की है, निकारागुआ की। ठीक है, तो निकारागुआ की सेनिस प्लासियोस ने क्या की, 72वीं, ये भी याद रखना है, 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। अब ये निकारागुआ कहाँ है, तो निकारागुआ जो है मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। कहाँ का, तो मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। क्लियर है, तो मध्य अमेरिका का जो है एक सबसे बड़ा देश है निकारागुआ। वहां की रहने वाली है सेनिस प्लासियोस, क्या, जो कि क्या है, क्या की, तो 72वीं मिस यूनिवर्स का खिताब, यानी 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। अब देखिए, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता जो हुआ था 2023 में, वो जीतने वाली निकारागुआ की पहली महिला है। इससे पहले निकारागुआ की कोई भी महिला मिस यूनिवर्स का खिताब नहीं जीती है। क्लियर है, तो ये ध्यान में रखना है कि किस सुंदरी ने, तो सेनिस प्लासियोस ने 72वीं, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। निकारागुआ कहाँ है, तो मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, समझ गए, और ये निकारागुआ की पहली महिला है, इससे पहले कोई नहीं जीत पाई थी। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। हमारा 5वां प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि इंडिया इंटरनेशनल, ध्यान में रखना है नाम, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023, या इसको हम लोग कह सकते हैं फिल्म महोत्सव। तो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव जो 2023 में जो हुआ, ठीक है, उसमें एक क्या होता है, हम लोग जानते हैं फिल्म फेस्टिवल में क्या होता है, एक जूरी बनता है। जूरी का मतलब क्या होता है, जजों का समूह। जूरी का मतलब होता है जजों का समूह, यानी एक निर्णायक मंडली होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल, यानी जूरी पैनल का मतलब क्या हुआ, निर्णय देने वाले जो मंडली होते हैं, जो पैनल होते हैं, उनकी अध्यक्षता किसने किया। तो जो पैनल बनाया गया था इंटरनेशनल जूरी पैनल, तो उनका कोई ना कोई अध्यक्ष होंगे, तो वो अध्यक्ष कौन बने, यानी किसने अध्यक्षता की। ठीक है, तो एक बार और देखते हैं। तो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी इंडिया इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव 2023 में इंटरनेशनल जूरी पैनल, अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक मंडली की जो थी अध्यक्षता किसने किया, तो याद रखना है कि शेखर कपूर ने किया। किसने किया, शेखर कपूर ने किया। अध्यक्षता किसका, तो इंटरनेशनल जूरी पैनल का। किसके लिए बना था, तो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव के लिए जो एक जूरी बनाया गया था, जूरी का जो पैनल बनाया गया था, वो था कि वो कौन, उनकी अध्यक्षता किसने किया, तो शेखर कपूर ने किया। अब ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर का ये फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ, तो ये 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था। कौन था, तो 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने किया, तो शेखर कपूर ने किया। क्लियर है, तो याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2023 में जो है इंटरनेशनल क्रिकेट जो हुआ था वनडे का जो, ठीक है, तो यानी विश्व कप जो हुआ था उसमें एक ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने क्या किए, सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने, यानी 50वें शतक लगाए। तो वही आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में यानी 2023 में कौन एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय यानी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक, कितने 50 शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बने। तो कौन है, तो वो हैं भारत के विराट कोहली। कौन है, तो भारत के विराट कोहली, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को क्या किए, तोड़े। क्योंकि सचिन तेंदुलकर कितने बनाए थे, 49 यानी 49 बनाए थे, उनके रिकॉर्ड को तोड़ करके इन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो याद रखना है कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट जो हुआ था 2023 में, तो इसमें सबसे ज्यादा जो शतक लगाए वो कौन है, तो आपके हैं विराट कोहली, जो कि भारत के हैं। और ये किनके खिलाफ लगाए, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ। किसके खिलाफ, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो कि क्या था, सेमीफाइनल था। तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाने वाले खिलाड़ी भारत की विराट कोहली हैं, जो कि कितने लगाए, 50 लगाए। और ये 50वां जो कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया वो किसके खिलाफ, तो सेमीफाइनल में। फाइनल तो हम लोग हार ही गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सैम अल्टमैन, जो कि नाम है एक, तो सैम अल्टमैन के स्थान पर, मतलब इनके जगह पर ओपन एआई क्या होता है, तो एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बौद्धिक क्षमता। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम यानी बनावटी, इंटेलिजेंस का मतलब होता है बौद्धिक क्षमता। कृत्रिम बौद्धिक क्षमता, जिसे आप लोग देखते हैं कंप्यूटर हुआ, आपका क्या हुआ, कंप्यूटर हुआ, रोबोट हुआ, वो सब क्या है, कृत्रिम बौद्धिक क्षमता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। तो वही है कि सैम अल्टमैन के स्थान पर ओपन एआई के नए सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो ये जो नियुक्त किया गया है सैम अल्टमैन के स्थान पर, जो कि क्या थे पहले, सैम अल्टमैन जो थे पहले ओपन एआई क्या थे, ओपन एआई के सीईओ थे, लेकिन उनके स्थान पर अब किन्हीं दूसरे को नियुक्त किया गया है। तो वो कौन है, तो एमेट शियर है। कौन है, तो एमेट शियर है। कौन है, तो एमेट शियर हैं, जिनको कि सैम अल्टमैन के स्थान पर ओपन एआई के नए सीईओ क्या किए गए, यानी पद दिए गए, उनको बनाए गए, ठीक है। अब समझते हैं कि ओपन एआई, अभी तो समझ गए, ओपन एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बौद्धिक क्षमता। ये एक अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद अनुसंधान यानी प्रयोगशाला है। ये कहाँ का, तो ये ओपन एआई जो है अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान यानी प्रयोगशाला है। और एआई का मतलब क्या होता है, कृत्रिम या बनावटी तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। जैसे कंप्यूटर हो गया, आपका रोबोट हो गया, वो तो कृत्रिम तरीके से ही बौद्धिक क्षमता क्या किया जाता है, उसमें विकसित किया जाता है। तो इसके जो नए सीईओ बने हैं, जो कौन है, तो एमेट शियर है, जो किनके स्थान पर बनाए गए हैं, तो सैम अल्टमैन के स्थान पर बनाए गए की है, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, तो हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में क्या है, तो हाल ही में जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी, यानी इनको जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। देखिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम जो है एक समूह है या सूची है, क्या है, ये एक आपका समूह है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है क्रिकेट इतिहास से वो दिग्गज खिलाड़ियों की उपलब्धियों को क्या करता है, पहचानता है, फिर उसके आधार पर उनको क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। तो ये एक समूह है जिनका क्या उद्देश्य है, यानी आईसीसी हॉल ऑफ फेम का जो मुख्य उद्देश्य है, ये एक समूह है या सूची है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है क्रिकेट इतिहास में जो दिग्गज खिलाड़ी हैं उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको ये पहचान करके उनको क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो ये कि हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो हॉल ऑफ फेम में है उसमें शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी, तो डायना एडुल्जी है। कौन है, डायना एडुल्जी है, जो कि भारत की पूर्व कप्तान भी रह चुकी है और ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी है, ठीक है।
तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के द्वारा हॉल ऑफ फेम में इनको क्या किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, 2023 में इनके साथ साथ 2 और खिलाड़ियों को शामिल किया गया। वो कौन है, तो वो है पूर्व भारत के ही पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा, इन दोनों को सम्मान मिला। ठीक है, तो ये भारतीय जो प्रथम महिला क्रिकेटर थी कौन, डायना एडोल्जी, इनके साथ साथ भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा, दोनों को जो है, यानी ये कितने हो गए, 2 इधर और 1 ये, तीनों को जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। क्लियर है, समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है डायना एडोल्जी। क्या है, डायना एडोल्जी, जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नवा प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो जो सीबीआई कहलाता है, यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए संयुक्त तो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के जो है नए संयुक्त मतलब ज्वाइंट निदेशक डायरेक्टर, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के जो नए ज्वाइंट डायरेक्टर संयुक्त निदेशक बनाए गए हैं वो कौन है। तो याद रखना है कि नए जो बनाए गए हैं संयुक्त निदेशक सीबीआई के, किसके, सीबीआई के, यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो, इसी को हम लोग केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। तो इसका जो नया संयुक्त निदेशक बनाए गए वो है वी चंद्रशेखर। कौन है, वी चंद्रशेखर। और ये वी चंद्रशेखर जो है ज्वाइंट डायरेक्टर बनाए गए हैं, संयुक्त निदेशक बनाए गए। और ये हैं कौन, तो ये गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। कहाँ के, तो गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। तो गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी जिनका नाम है वी चंद्रशेखर, इनको सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो का नया संयुक्त यानी ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो है वी चंद्रशेखर। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीबीआई से संबंधित है, ये ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हमारा 10वां प्रश्न है कि पॉलिश पे, क्या, पॉलिश पे। अब ये पॉलिश पे क्या होता है, देखिए पे मतलब होता है पीने वाला पदार्थ, पे मतलब क्या होता है, पीने वाला पदार्थ, और पॉलिश पे का मतलब होता है गैर अल्कोहल पेय पदार्थ। पे मतलब होता है पीने वाला पदार्थ, गैर अल्कोहल मतलब वैसा पीने वाला पदार्थ जिसमें अल्कोहल नहीं हो। तो पॉलिश पे का मतलब हुआ वैसा पीने वाला पदार्थ जिसमें अल्कोहल नहीं हो। तो ही इससे संबंधित एक प्रश्न है कि पॉलिश पे कंपनी, यानी पॉलिश पे एक कंपनी है जिसका नाम है डिक्टाडोर, ने दुनिया की पहली एआई सीईओ नियुक्त किया है। ये पहली बार, यानी दुनिया की पहली एआई सीईओ नियुक्त किया है। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो इन्होंने क्या किया है, तो दुनिया का पहला एक एआई सीईओ नियुक्त किया है, उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रश्न है कि पॉलिश पे यानी गैर अल्कोहलिक पदार्थ जिसमें अल्कोहल नहीं हो, ऐसा पीने वाला पदार्थ जिसमें अल्कोहल नहीं हो। तो उसकी जो एक कंपनी है डिक्टाडोर, उसने दुनिया की पहली एआई सीईओ नियुक्त किया है। सीईओ का मतलब होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसका क्या नाम है, तो उसका नाम है मीका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सीईओ से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाता है, लगभग बहुत सारे वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना है कि ये जो है कौन है, मीका। तो मीका जो है इसको नया सीईओ नियुक्त किया गया है, किसका, तो पॉलिश पे कंपनी डिक्टाडोर का नया सीईओ बने हैं। क्लियर है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ग्यारहवां प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रिकेट से संबंधित है कि किस महिला क्रिकेटर, ये वुमेन्स प्लेयर है, मेंस प्लेयर नहीं है, वुमेन्स प्लेयर है, ध्यान में रखना है। तो किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 यानी किसी खास महीना के लिए, अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, यानी किसी खास महीना अक्टूबर 2023 के लिए क्या चुना गया है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला। मतलब किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023, किसके लिए, अक्टूबर 2023 के लिए, याद रखना है पूरे वर्ष के लिए नहीं है, सिर्फ खास मंथ अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला। तो देखिए
जो इसमें जो है महिला 3 महिला क्रिकेटर को मिला, लेकिन इसमें से किसी मतलब तीनों का नाम नहीं दिया, किसी एक का उसमें से दिया हुआ है। तो 3 महिला क्रिकेटर को मिला और 3 पुरुष क्रिकेटर को मिला। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि महिला क्रिकेटर कौन कौन है। तो जिनको अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया वो है आपका यानी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। तो पहला है हीली मैथ्यूज जो कि वेस्ट इंडीज की है। कौन है? हीली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की है। दूसरा है नाहिदा अख्तर जो कि बांग्लादेश की है। और तीसरा है एमेलिया केर जो कि न्यूजीलैंड की है। इन तीनों को एमेलिया केर, नाहिदा अख्तर और हीली मैथ्यूज, इन तीनों को वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। ठीक है, अक्टूबर 2023 के लिए। अब 3 और पुरुष को मिला है। तो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ यानी अक्टूबर 2023 के लिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो खिताब मिला है, सम्मान मिला है, वो है जसप्रीत बुमराह जो कि भारत के हैं। और विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। और तीसरा है ऑलराउंडर रचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड के हैं। तो इन तीनों को पुरुष वर्ग के लिए मिला और इन तीनों को महिला वर्ग के लिए मिला। ठीक है, समझ गए ना। तो अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इनको सम्मान दिया गया। तो इसमें जो आपका सही आंसर है, दीप्ति शर्मा तो है नहीं क्योंकि महिला के लिए पूछा गया, दीप्ति शर्मा नहीं है, तहिला मैकग्रॉथ नहीं है, हीली मैथ्यूज है, क्योंकि ये तीनों में एक शामिल है। तो हमारा इसका सही आंसर जो है हीली मैथ्यूज जो कि वेस्ट इंडीज की है, इनको मिला है। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी 12वां प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में पहले अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना। अब देखिए, क्रूज का मतलब होता है पर्यटन, लाइनर मतलब हुआ पर्यटन को बढ़ावा देने वाला एक जहाज है, पानी में चलने वाला जहाज है, उसी को क्या कहा जाता है? तो क्रूज लाइन। क्रूज का मतलब होता है पर्यटन, लाइनर का मतलब हुआ जहाज। यानी क्रूज लाइनर यानी पर्यटन को बढ़ावा देने वाला जो जहाज है, यानी भारत में पहली अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने वाला लाइनर जिसका नाम है क्रूज लाइनर, जिसका नाम है कोस्टा सेरेना। क्या नाम है? कोस्टा सेरेना। याद रखना है, इसके डोमेस्टिक सेलिंग यानी डोमेस्टिक लेवल पर इसका शुरुआत करने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उद्घाटन किसने किया? तो प्रश्न क्या है, तो भारत में जो पहली बार हुआ है ऐसा अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर, अंतरराष्ट्रीय पर्यटक जो जहाज है कोस्टा सेरेना, वो नाम है, ये जो उसका नाम है, उसके डोमेस्टिक सेलिंग यानी घरेलू स्तर पर, यानी कहने का मतलब हो पहले इंटरनेशनल लेवल पर था, अब इसको जो है क्या किया गया है, घरेलू लेवल पर जो है उद्घाटन यानी इसको सेलिंग करने के लिए, यानी कहने का मतलब हुआ कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्घाटन किसने किया? तो याद रखना है कि कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। क्या नाम है? सर्बानंद सोनोवाल है। अब इन्होंने क्यों किया? क्योंकि ये जो है केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। तो जो ये जो आपका है शिप जो है, ये क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना इन्हीं के अंदर आ जाता है। तो इसलिए इन्होंने केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री होने के नाते इसका क्या किए? उद्घाटन किए। किस लेवल पर? डोमेस्टिक लेवल पर। ठीक है, अब ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर है, यानी पर्यटन संबंधित जहाज है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और इनको कहां से? मुंबई पोर्ट से रवाना किया गया है। कहां से रवाना किया गया है? तो मुंबई पोर्ट से रवाना किया गया है। तो इनका आंसर क्या होगा? सर्बानंद सोनोवाल, चूंकि ये क्या है? केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री है। इन्होंने ही इसका क्या किए? इसको क्या, इस जहाज को जिसका नाम है कोस्टा सेरेना, इसको क्या किए? हरी झंडी देकर रवाना किए। कहां से? मुंबई पोर्ट से। कहां से? मुंबई पोर्ट से। ये एक जहाज है, पानी में चलने वाला जहाज, जो कि पर्यटक को क्या करेगा? पर्यटन से संबंधित मतलब पर्यटन करवाएगा। ठीक है, समझ गए। हमारा 13वां प्रश्न है कि 9 नवंबर 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? ठीक है, यानी 9 नवंबर 2023 को भारत का कौन सा वैसा राज्य है जिसने अपना क्या किया? स्थापना दिवस मनाया। तो बताइए आप लोग कि आखिर कौन सा ऐसा राज्य है जिनका गठन जो हुआ है वो 9 नवंबर को हुआ? तो याद रखना है कि उत्तराखंड जो है,
एक ऐसा राज्य है भारत का जिसका स्थापना जो हुआ था यानी जिसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। इसलिए ये राज्य जो है प्रत्येक वर्ष अपना 9 नवंबर को क्या मनाता है, स्थापना दिवस मनाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब इसका गठन ही हुआ 9 नवंबर 2000 को तो ये प्रत्येक साल 9 नवंबर को ही अपना स्थापना दिवस मनाएगा। ठीक है, अब ये बना कैसे, तो ये देखिए, ये आपका उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग के कई उत्तर पश्चिमी जो भाग है उत्तर प्रदेश का जो पहले था 2000 में, मतलब 2000 में ही इसका गठन हुआ, तो उस समय जो था ये उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग के कई जिलों, यानी उत्तर पश्चिमी का मतलब क्या हुआ, ये वाला भाग जो है आपका, इधर वाला भाग जो है उत्तर पश्चिमी कहलाता है। तो ये वाला भाग के कई जिलों और हिमालय पर्वत श्रृंखला के एक हिस्से को मिलाकर के क्या बनाया गया था, तो उत्तराखंड बनाया गया था। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग के कई जिलों और हिमालय पर्वत श्रृंखला के कई हिस्सों को मिलाकर के क्या बनाया गया, तो उत्तराखंड बनाया गया। इसका गठन कब हुआ, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। अब देखिए, जिसमें इसका गठन हुआ था उस समय इसका नाम था उत्तरांचल। 2000 ईस्वी में जब इसका गठन 9 नवंबर 2000 को जब इसका गठन हुआ था तो इसमें इसका नाम रखा गया था उत्तरांचल। क्या रखा गया था, उत्तरांचल। बाद में 2007 ईस्वी में औपचारिक तरीके से इसका नाम बदल करके क्या रखा गया, उत्तराखंड रखा गया। क्लियर है, तो ये कहां से बना, तो उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग के कई जिलों और पर्वत श्रृंखला का जो भाग है उस दोनों को मिलाकर के एक राज्य बनाया गया जो क्या बना, उत्तरांचल बना शुरू में। ठीक है, लेकिन बाद में 2007 ईस्वी में इसका नाम बदल करके उत्तराखंड रख दिया गया। क्लियर है, तो हमारा सही आंसर होगा उत्तराखंड। हमारा 14वां प्रश्न है कि संयुक्त यानी ज्वाइंट सैन्य अभ्यास, तो संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या था, संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ 2 देशों के बीच और उसका नाम था एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023। एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023, इसका आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया, तो भारत और श्रीलंका के बीच किया गया। देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच 2023 में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। कौन सा अभ्यास किया गया, संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया, यानी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया और उसका नाम क्या था, एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 था। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच किया गया और कहां किया गया, तो याद रखना कि ये औंध यानी पुणे में हुआ। कहां हुआ, औंध यानी पुणे में। ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का जो आयोजन किया गया, ये कौन सा संस्करण था, तो 9वां संस्करण था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच क्या हुआ, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ जिसका नाम था एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023, जो क्या कहां हुआ, तो औंध यानी पुणे में हुआ और ये 9वां संस्करण था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रिकेट से संबंधित है कि किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 यानी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 जीता है, किस टीम ने क्रिकेट। और ये देखिए, मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। तो कहने का मतलब ये जो आपका ट्रॉफी जो है 2023 का जो खिताब जीता वो किसने जीता। ठीक है, क्योंकि ये क्रिकेट का क्या है, एक ट्रॉफी है, तो इसका मतलब है कि क्रिकेट खेला गया होगा, क्रिकेट का आयोजन किया गया होगा सही, जिसमें कि विजेता टीम को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 दिया गया। तो ये किसको मिला, किसने जीता, तो ये जीता पंजाब ने। तो याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पंजाब ने मुश्ताक अली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 जो था वो अपने नाम किया। ठीक है, तो आज रहा आज तक मतलब हम लोगों का ये आज का रहा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आप लोगों से मुझे प्रेरणा मिले और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।